हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का जो चैप्टर है हमारा जंगली जानवरों के बारे में है। हम सब में से कई लोग कभी जू गए हैं, कभी किसी सफारी पर गए हैं, जानवर देखे हैं। जानवरों का ऐसा इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन जो इस पोएट्री में है, शायद ही पहले कभी देखने सुनने को मिला है। तो देखते हैं किस तरीके से हमारी पोएट ने इतने इंटरेस्टिंगली सभी वाइल्ड एनिमल्स को डिस्क्राइब किया है। लिटरेरी डिवाइसेस भी देखेंगे और सभी क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो आपकी एक अच्छी सी रिवीजन हो जाएगी इस पूरे चैप्टर की। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी ज़रूर प्रोवाइड करिए। ये टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करिए। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन करवाऊंगी सभी इंपॉर्टेंट लिटरेरी टॉपिक्स की प्रायर टू योर अपकमिंग एग्जाम। पूरा प्रोज हम कवर कर चुके हैं वीडियो फॉर्म में। प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं मिल रही है तो आस्क इन कमेंट्स, देयर इज अ होल प्लेलिस्ट। डस्ट ऑफ स्नो कवर कर चुके हैं, फायर एंड आइस कवर कर चुके हैं, टाइगर इन द जू कवर कर चुके हैं। आज हम फोर्थ पोइट्री कवर करने वाले हैं। कैरोलिन वेल्स काफी पॉपुलर अमेरिकन पोएट रह चुकी हैं। बॉर्न 1862 एंड डाइड 1942। ऑल्दो इतना कुछ हमें राइटर के बारे में जानने की जरूरत नहीं होती, लेकिन नेशनैलिटी आप याद रखिए, उतना काफी रहता है। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to your advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion। तो यहाँ देखिए राइमिंग स्कीम क्या यूज की गई है। सबसे पहले ये देखते हैं, चांस और एडवांस मैच कर रहा है, ईस्ट और बीस्ट मैच कर रहा है, और डाइन और लाइन इस तरीके से लिखा गया है कि मैच कर रहा है। तो वी कैन से ए बी सी सी, दिस कैन बी द राइमिंग स्कीम। तो ये पोइट्री बड़े ही ह्यूमरसली, बड़े ही जोकिंगली डिस्क्राइब करती है सभी वाइल्ड एनिमल्स को, ना सिर्फ लॉयन। और एक फनी गाइड है किस तरीके से आप हर एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डेंजरस हैं ये सभी, लगभग सभी एनिमल्स डेंजरस हैं, लेकिन प्लेफुल और अम्यूजिंग मैनर में बताया गया है। सबसे पहले हमारे एशियन लॉयन जी की बात की गई है कि अगर हम कभी ईस्ट में जंगल विजिट करने जाएंगे और एनिमल की अगर टॉनी स्किन है और रोरिंग इतनी लाउड है कि यू आर फ्राइटन टू योर डेथ, समझ लीजिए कि वो एक एशियन लॉयन है। टॉनी इज येलोइश ब्राउन शेड जो कि जनरली लॉयंस की होती है। अब बढ़ेंगे टाइगर की तरफ, बंगाल टाइगर। Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर आप डर गए हैं, ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, येलो बेस है, एंड इफ ही ईट्स यू, जोकिंगली बोला गया है ये, ऑल्दो इफ ही विल ईट यू अप, तो उसके बाद तो आप कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो देन शी डिस्क्राइब्स बंगाल टाइगर, एक बहुत ही मेजेस्टिक, ग्रैंड, रॉयल एनिमल विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो फर। शी ह्यूमरसली सजेस्ट कि अगर उसने आप पर अटैक किया और आपको खा लिया, आप समझ जाइए आप बंगाल टाइगर से मिले थे। इन लाइंस में थोड़ी सी एक पोइटिक लिबर्टी ली गई है, लीप की जगह लेप यूज किया गया। आपकी तरफ जो जंप करेगा, लीप करेगा, उसकी जगह लेप एंड लेप यूज किया गया। इस तरीके से हम मीटर में फिट करने के लिए अगर वर्ड्स को थोड़ा अरेंज कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड पोइटिक लिबर्टी। तो इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, तेंदुआ, लेपर्ड की बात की जा रही है अब, whose hide with spots is peppered। peppered का मतलब होता है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से किसी को हिट करना, तो ऐसा लगता है कि इनकी बॉडी को छोटे 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 ब्लैक स्पॉट्स ने हिट किया है। as soon as he has leapt on you, you'll know it is leopard। तो leopard और lep को ब्यूटिफुली पोइटिकली यूज किया गया है। it will do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again।
तो रोरिंग शायद ना हो लेकिन जंपिंग जरूर होगी आपकी तरफ, एंड दैट मच जंपिंग विच विल अटैक यू एंड देयर इज नो एस्केपिंग। फिर हमारा इंट्रोडक्शन करवाया जाता है बेयर से। इफ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज बेयर। If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. तो आप घूमते रहिए, घूमते घूमते अगर आपको ऐसा क्रीचर मिला जो आपको बड़े जोर से हग कर ले, बेयर्स की आदत होती है इंसानों को हग कर लेना, किसी को भी हग कर लेना, तो बी श्योर अगर आप हग किए गए हैं तो इट इज अ बेयर, और अभी भी कोई डाउट है तो ही विल कीप हगिंग यू। शी इंट्रोड्यूसेस बेयर विच विल हग यू टाइटली, और सच में बहुत डेडली एम्ब्रेस भी हो सकता है, डेडली हग भी हो सकता है वो आपके लिए। इसके बाद बात की गई है हाइना और क्रोकोडाइल, लकड़बग्घा और मगरमच्छ। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, ये दोनों तो शिकार के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। A novice might nonplus. Nonplus is surprise, हैरान, novice is some new person, innocent person. तो इन दोनों के बीच में कैसे एक न्यू पर्सन डिस्टिंग्विश करेगा? द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, दस हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स, देखिए बड़ी स्माइल करते हुए आ रहे होंगे, और इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, तो मगरमच्छ को आंसू से और हाइना को उसकी स्माइल से रिकॉग्नाइज करिए। कमीलियन, गिरगिट जो रंग बदलती है, ऐसा भी हो सकता है इतना कैमोफ्लेज हो जाए कि हमें नजर ही ना आए, और उसकी भी बात की है राइटर ने। द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. ना कान है ना पंख है। If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. अगर आप देख रहे हैं पेड़ पर कुछ नहीं है तो हो सकता है वहां एक कमेलियन हो। देखिए कितने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। सो पोएट एक कमेलियन को डिस्क्राइब करती है और कहती है कि एक क्रीचर है, ना ईयर है ना विंग है, और सबसे बड़ा फीचर है एबिलिटी टू चेंज कलर, मैच कलर विद द सराउंडिंग्स, और अगर ट्री पर कुछ भी विजिबल नहीं है तो इट शुड बी अ कमेलियन विच इज ब्लेंडेड विद द ब्रांच। आप करेंगे कुछ लिटरेरी डिवाइसेस, और इंजैबमेंट हर जगह है, और राइमिंग स्कीम आई बिलीव कि इस पोइट्री की ए बी सी सी ही है। अगर कहीं पर कुछ अलग हुआ तो हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगी, अगर कुछ अलग हुआ तो ही करूंगी। इंजैबमेंट लगभग हर पोइट्री में आपको मिल जाएगी। अगर आपको सिंपली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना कि लिटरेरी डिवाइसेस ढूंढिए और आपको कुछ भी और समझ में नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट गो फॉर राइमिंग स्कीम एंड ट्राई टू फाइंड कि इंजैबमेंट होगी। और कुछ नजर नहीं आ रहा तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इमेजरी जरूर होगी। इमेजरी की आप लोग वो सीन को इमेजिन कर सकते हैं जो कुछ लिखा गया है, क्योंकि पोइट्री का पर्पस ही है टू बिकम अ स्पीकिंग पिक्चर। एक बहुत फेमस पोएट सिडनी ने बोला था कि पोइट्री इज अ स्पीकिंग पिक्चर। तो अगर पोइट्री एक स्पीकिंग पिक्चर है, दैट मीन्स कि हर पोइट्री में इमेजरी है। तो इंजैबमेंट है, कंटिन्यू हो रही है लाइन, एंड इफ देयर शुड टू योर एडवांस अ लार्ज एंटोनी बीस्ट। तो देखिए हर लाइन कहीं ना कहीं अपना मतलब सेकेंड लाइन में जाकर ही कंप्लीट कर पाती है। फर्स्ट भी देखिए, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, यहाँ बाय चांस तक तो आपका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा ना, आपको नेक्स्ट लाइन रीड करनी पड़ रही है। नेक्स्ट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि नॉर्मल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाना, ठीक है। द फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस हैज बीन चेंज, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, इफ देयर यू शुड एडवांस ऐसा होना चाहिए था। अगर आपस में ग्रामेटिकल चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ गिविंग सम टोन, राइम, रिदम, तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। एसोनेंस, प्रोमिनेंट साउंड ऑफ वॉल ओ, यहाँ पर आपको दिख सकता है यू शुड गो, तो ऊ का साउंड आ रहा है यहाँ पर। शुड टू यू, यहाँ भी ऊ का साउंड आ रहा है। रोज टू यू एज यू, ऊ का साउंड रिपीट हो रहा है, तो वॉल साउंड का रिपीट होना कहीं पर भी, दैट इज कॉल्ड एसोनेंस। एल्यूजन देखिए, एशियन लॉइन से रेफरेंस दिया गया है किसी फेमस क्रीचर का, फेमस प्लेस का रेफरेंस इज कॉल्ड एल्यूजन।
पर्सोनिफिकेशन हर जगह पूरी पोइट्री में पर्सोनिफिकेशन है, बीस्ट्स को पर्सोनिफाई किया गया है, सभी बीस्ट्स को. इफ ही रोर्स एट यू, जनरली वी यूज इट ना, बट वी आर सेइंग ही, तो इट इज पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट लाइंस में देखिए एलिट्रेशन है, रोमिंग ग्राउंड, एलिट्रेशन र का साउंड रिपीट है, इन्वर्जन बंगाल टाइगर टू डिसर्न बंगाल टाइगर, दैट शुड बी द राइट स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो इन्वर्जन है. अगर आपको इन्वर्जन नहीं नजर आ रहा है तो यू कैन लीव दैट इन एग्जाम. एग्जाम में वही चीज करिए जो कॉन्क्रीट आपको नजर आ जाए. इल्यूशन नजर आ जाएगा. बंगाल टाइगर, बंगाल का रेफरेंस है. एसनेंस, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, तो ओ का साउंड यहाँ भी है, ओ का साउंड यहाँ भी है, तो ओ का साउंड प्रोमिनेंटली रिपीट हो रहा है. पर्सोनिफिकेशन अगेन, आई सेड कि सभी क्रीचर्स का पर्सोनिफिकेशन किया गया है पोइट्री में, कहीं ना कहीं ही यूज किया गया इंस्टेड ऑफ इट. नेक्स्ट देखिए एलिट्रेशन भी आपको जनरली मिल जाता है पोइट्री में, लेकिन तभी लिखना है जब बहुत कॉन्क्रीट लेवल पर आपको मिले, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. रेपिटेशन ऑफ अ लेटर एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स. ही हैज आपको कहीं नजर आ रहा है यहाँ पर? यस, यहाँ पर है ही हैज, राइट. पोइटिक लाइसेंस या पोइटिक लिबर्टी आपको कहाँ मिलती है? मैंने आपको कराया है अभी अभी कि लेफ्ट की जगह सिर्फ लिप लिखा गया है, राइट. स्पेलिंग चेंज कर दी गई है टू पुट इट इनसाइड द मीटर. तो अगर यहाँ ही ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन, तो पोइट्री का मीटर बिगड़ जाता. रेपिटेशन देखिए, द वर्ड लिप हैज बीन रिपीटेड, ये अपने आप में रेपिटेशन है. एसोनेंस, स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, तो स्ट्रोलिंग और फोर्थ में ओ का साउंड रिपीट है. हुज हाइड विद स्पॉट्स, तो ओ का साउंड यहाँ पर रिपीट है. डू नो गुड टू रोर, डू और गुड में जिस तरीके का ओ है दैट साउंड इज रिपीटेड, दैट इज एसोनेंस. एसोनेंस का आप और समझना चाहते हैं तो यू कैन पुट द वर्ड एसोनेंस इन यूट्यूब सर्च एंड माय नेम पूनम दुआ, तो आप एसोनेंस का, आपको एक एसोनेंस का डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा एसोनेंस. कॉन्सोनेंस होता है जब कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है. हील, लेप, लेप, ल यहाँ पर भी यूज हुआ, ल यहाँ पर भी यूज हुआ, ल यहाँ पर भी यूज हुआ. अगर सिर्फ बिगिनिंग में इस्तेमाल हो रहा है ना, जैसे ही हैज, ह, तब एलिट्रेशन कहेंगे. लेकिन अगर कहीं पर भी रैंडमली एक लाइन में रिपीट हो रहा है, किसी वर्ड के बिगिनिंग में, किसी के मिडल में, किसी के एंड में, देन इट इज कॉन्सोनेंस और पर्सोनिफिकेशन. ही यूज किया गया, पर्सोनिफिकेशन है. अब बेयर की बातें करते हैं. इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, कहीं ना कहीं आप पोइट्री पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप ही किसी भी तरीके का लिटरेरी डिवाइस जरूर मिलेगा. यू मीट अ टीचर दे, तो ये लाइंस दोनों मिलकर अपने आप को कंप्लीट करती है ना. तो इंजैबमेंट हुआ. एलिट्रेशन, अगर किसी भी तरीके का कॉन्सोनेंट साउंड बिगिनिंग में रिपीट है दो वर्ड्स के, तब वो एलिट्रेशन है. व्हेन वॉकिंग, राइट. बी बेयर, यहाँ पर रिपीट है. बी श्योर, इट इज बेयर. एच हग्स यू वेरी हार्ड, राइट. तो हग्स यू वेरी हार्ड में ह का साउंड रिपीट है, तो ये भी एलिट्रेशन है. एसोनेंस, यू मीट अ क्रीचर देयर, तो ई का साउंड रिपीट हुआ ना. पर्सोनिफिकेशन में आपको बता रही हूँ कि पूरी ही पोइट्री में पर्सोनिफिकेशन है. ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरस. नेक्स्ट देखिए हाइना और क्रोकोडाइल वाला पैसेज. एलिट्रेशन तो है ही, नर्वस और नॉन प्लस. अगर आपको भी और कोई भी मिल रही है तो यू कैन राइट दैट. इंजैबमेंट, कंटिन्यूएशन हो रहा है. दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, अ नर्वस माइट नॉन प्लस, राइट. फर्स्ट लाइन में ही और भी आपको कंटिन्यूएशन में मिल जाएगा. तो क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मेड टेल फ्रॉम द हाइना दास, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन है. एलिट्रेशन की कोई कमी नहीं है. अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस भी है. हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स, तो स का साउंड रिपीट हो रहा है ना. तो अगर रिपीटेशन है किसी भी तरीके की तो दैट किसी कॉन्सोनेंट साउंड की बार बार रिपीटेशन है, कहीं पर एंड में, कहीं पर बिगिनिंग में, कहीं पर मिडल में, तो दैट इज कॉन्सोनेंस.
लास्ट पैसेज के लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं. द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल. एलिट्रेशन, एलिट्रेशन देखिए कहाँ पर है, ही हैजंट. तो ही हैजंट, ह का साउंड रिपीट हो रहा है ना, तो एलिट्रेशन है. कॉन्सोनेंस, सिंगल विंग, सिंगल विंग, ग का साउंड यहाँ और ग का साउंड यहाँ. मैंने कहा था कि कॉन्सोनेंट साउंड है, कहीं भी रिपीट हो रहा है तो कॉन्सोनेंट है, अगर बिगिनिंग में है तो एलिट्रेशन है. personification again, he has been used, तो he वर्ड अगर यूज हुआ है तो दिस इज personification. फर्स्ट लाइन में मैंने बात की थी कि डाइन और लॉयन कुछ खास राइम नहीं कर रहे हैं, बट वी कैन से कि अगर फास्ट बोला जाए, एक एक्सेंट के साथ बोला जाए तो यस इट कैन राइम. However, if we pronounce lion as lying, that it might rhyme with dying. लेकिन इतनी poetic liberty हम ले सकते हैं. How does the poet suggest that you identify the lion and tiger? वैसे इस तरीके के questions आपको सब creatures के लिए समझने हैं. मैंने पूरी poetry आपको करवा ही दी है, उसके थ्रू आप आंसर कर पाएंगे. तो पोएट एक्सप्लेन करता है कि एक लार्ज टॉनी, ये कलर का शेड बताया है, ऑरेंज ब्राउन येलो का मिक्स सॉर्ट ऑफ कलर, और वो रोरिंग करता है. देन इट इज एशियन लॉयन. ऑन द अदर हैंड, इफ यू एनकाउंटर अ रीगल रॉयल बीस्ट विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो कोट रोमिंग फ्रीली, इट मस्ट बी बंगाल टाइगर. तो दोनों की अलग अलग स्पेशलिटीज बताई गई हैं. Do you think the word lipped and lip in the third stanza are spelled correctly? इसकी भी मैंने आपसे बात कर ली थी. नहीं, स्पेलिंग ठीक नहीं है, लेकिन पोइट्री का रिदम फ्लो मीटर बनाए रखने के लिए लेफ्ट लीप की जगह सिर्फ लिप यूज किया गया है. इट emphasizes the playful variation and fits in the meter as well. दिस इज द होल प्लेलिस्ट जहाँ पर वीडियोस ऐड होते जा रहे हैं. आप इस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो बहुत ही डिटेल में सभी चैप्टर्स हैं, along with some devices if possible, along with the theme, along with analysis, along with question answers. तो सिर्फ इस प्लेलिस्ट को कवर करना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा फर्स्ट फ्लाइट की बुक को कवर करने के लिए. ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी. इसको ज़रूर ज्वाइन करिए. यहाँ पर आपको रेगुलर पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट वीडियो अपडेट्स के बारे में पता चलता रहेगा. गुड लक फॉर योर एग्जाम्स और नियर बाय एग्जाम्स. अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहें फॉर ऑल द लिटरेचर पार्ट ऑफ क्लास 10, यू आर मोस्ट वेलकम. यू कैन कनेक्ट अस थ्रू अ लिंक गिवन इन व्हाट्सएप. वहाँ पर आपको एडमिशन डिटेल मिल जाएगी.